इस वीडियो में हम रिएक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि बेसिकली हमारे पास रिएक्ट क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। तो सबसे पहले जो है हम रिएक्ट के बारे में ये जानेंगे कि रिएक्ट क्या चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी है या फिर कोई फ्रेमवर्क है या कोई लैंग्वेज है। तो रिएक्ट जो है वो हमारे पास एक फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी है, बेसिकली फ्रेमवर्क नहीं है, लाइब्रेरी है जो कि हम यूज करते हैं फॉर वेब डिजाइनिंग बेसिकली। तो भी हम उसको उसके जरिए जो है वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, यानी कि उसका जो फ्रंट लेआउट होता है वो डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप डायरेक्ट की जो react.dev है उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको जो हेडलाइन मिलेगी, द लाइब्रेरी फॉर वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेसेस, कि आप इसके जरिए अपनी वेबसाइट का इंटरफेस डिजाइन कर सकते हो। ये फेसबुक ने डेवलप किया था। तो ये लाइब्रेरी जो है आपको इंटरफेस डिजाइन करने में हेल्प करती है। अब अगर हम ये चीज नोटिस करें कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क क्या होता है, जैसे कि अगर हम एंगुलर जीएस के अगर हम एंगुलर पे जाएं, एंगुलर डॉट डेव पे, तो ये एक फ्रेमवर्क है बेसिकली। तो एंगुलर क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है। अब फ्रेमवर्क, लाइब्रेरी और ये जावा लैंग्वेज के ऊपर क्या डिफरेंस है, जैसे अगर हम जीएस पे जाएं तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। तो और इसके अलावा अगर आपने और चीज देखा होगा नोड जीएस, तो नोड जीएस एक टाइप का रन टाइम इन्वायरमेंट है। अगर आप देखोगे तो रन जावास्क्रिप्ट एनीवेयर, तो ये आपका क्या है, एक क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है। तो वेब के अंदर क्या होता है कि आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को मर्ज करके आप एक वेबसाइट बना रहे होते हैं या उसको डेवलप कर रहे होते हो। तो वो सारी चीज़ें डिफरेंट, ये हम अब इन जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं, इन सब चीज़ों का एक पर्पज़ है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम ये बात करें लैंग्वेज के बारे में, तो जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्ट टाइप लैंग्वेज है, यानी कि हम इसको यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। और इसके अंदर जो हम लैंग्वेज को, ये जो प्राइमरली यूज़ होती है वो वेब के लिए यूज़ होती है, और इसको स्टडी करना सबसे ईजी है। और आपको यहाँ पे हर जगह इसके ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे, यानी कि हर लेवल का आपको डेवलपर भी इजीली मिल जाएगा जावास्क्रिप्ट पे। तो इसके अलावा जो है ये जावास्क्रिप्ट जो है मोस्टली जो रन होती है ब्राउजर के ऊपर रन होती है, यानी कि आपका जो ब्राउजर है उसी के ऊपर रन करती है। तो इसको कंपाइल करने के लिए, इसके कोड को रन करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए हमें बेसिकली एक इंजन चाहिए होता है जो कि ब्राउजर के अंदर इनबिल्ट होता है। अगर हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउजर के अलावा भी यूज हो, हम उसको कहीं और भी यूज कर पाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसको ब्राउजर से, उस इंजन को ब्राउजर से बाहर निकालना होगा। तो वो उसको बाहर निकाला गया विद द हेल्प, यानी कि बाहर निकाला गया, यानी कि ब्राउजर से एक इंजन निकाला गया जिसका नाम है V8 इंजन है, जो कि क्रोम बेस्ड ब्राउजर, यानी कि क्रोम बेस्ड जो था इंजन था, यानी कि क्रोमियम जो आपका गूगल क्रोम है उसका इंजन है V8 इंजन, यानी कि जो कि वेब की वेबसाइट को रन करता है, आपके कोड को एग्जीक्यूट करता है। जो भी आपकी वेबसाइट को चीज़ें चाहिए होती हैं, रिक्वायर्ड डॉम, जितनी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो बेसिकली V8 इंजन उसको प्रोवाइड करता है। अब उस V8 इंजन को यूज करते हुए हम अपनी वेब एप्लीकेशन को डेवलप भी कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई लाइब्रेरी अपनी जावास्क्रिप्ट के साथ अटैच करनी है, हमने बैकएंड लिखना है, हमने फ्रंट एंड लिखना है, या कोई और लैंग्वेज हमने यूज करनी है, तो हमें पास जो नोड जेएस है वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट के तौर पे हमारे पास काम आएगा। यानी कि वो हमें हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का एक्सेस देगा, डिफरेंट चीज़ों का हमें एक्सेस वहाँ पे मिलेगा। हम डिफरेंट लाइब्रेरीज जो है वहाँ पे इनबिल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी मर्जी के मुताबिक अब एक वेबसाइट को डेवलप किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज होता है किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। इनकी कंपनी ने आपको कंप्लीटली एक चीज़ प्रोवाइड कर दी है जिसमें तमाम कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल हैं। वहाँ पे आपको रन टाइम भी मिलेगा, वहाँ पे आपको कंपाइलर्स भी मिलेंगे, वहाँ पे जितने भी टूल्स हैं, स्टार्टर पॉइंट्स हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क होता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो नेक्स्ट जीएस भी हमारे पास एक फ्रेमवर्क है। तो ये भी आपके पास एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। अब लाइब्रेरी की हम बात करें तो लाइब्रेरी बेसिकली एक सिंगल फीचर होता है किसी भी, यानी कि चीज़ का। यानी कि अगर आपने, जैसे कि अगर हम रिएक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो रिएक्ट जो है वो एक सिंगल फीचर है जो कि हम यूज करते हैं फ्रंट एंड डिजाइन करने के लिए। लेकिन जो नेक्स्ट जेएस है और एंगुलर है, इसके अंदर यानी कि तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं जिसकी मदद से हम फ्रंट एंड भी डिजाइन कर सकते हैं, बैक एंड भी डिजाइन कर सकते हैं, और उसमें इनबिल्ड हमें नोड जेएस भी मिलेगा, क्योंकि वो तमाम जो चीजें हैं हमारे पास रन टाइम के लिए
वो नोड जेएस प्रोवाइड कर रहा होगा, यानी कि इसके अंदर हम तमाम कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगी, बिल्ट इन मिलेगी फ्रेमवर्क के अंदर। तो इसी वजह से आज जो है हम ज़्यादातर जो है फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं जिसमें बिल्ट इन लाइब्रेरीज आती हैं। अगर आपने इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको सेपरेटली जो है नोड जेएस इंस्टॉल करना होगा, फिर उसके अंदर आपको रिएक्ट की जो लाइब्रेरी है या कोई और भी लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हो उसको कन्फिगर कर रहे होगे। अगर हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसकी जो कन्फिग्रेशन है वो हमें जो लाइब्रेरी का जिन्होंने लाइब्रेरी फ्रेमवर्क डेवलप किया है तो उस लाइब्रेरी के अंदर उसकी ऑप्शन अवेलेबल होंगी। अगर आप कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इनबिल्ड करना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो हमें थर्ड पार्टी जो कंपनी बना रही है फ्रेमवर्क वो हमें प्रोवाइड करती है। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास फ्रीडम होती है, हम जैसे चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेमवर्क के अंदर हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं कि हम उसको यानी कि अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ें कंपनी ने प्रोवाइड की हैं, जो चीज़ें उस डेवलपर ने प्रोवाइड किया है, जिन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है, तो हमें उसी तरह उसको यूज़ करना पड़ता है और उसके जितने भी फीचर्स होते हैं वो हम चेंज नहीं कर पाते। जस्ट हम अपना जो वेब हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसके अराउंड हम चीज़ें चेंज कर पाते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर हम ज़्यादा डीप डाउन चेंजिंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहें तो भी ये चीज़ हम एक फीचर हटा के दूसरा फीचर ऐड कर दें तो वो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती। उसके लिए हमें दोबारा से पूरा फ्रेमवर्क जो है वो लिखना पड़ेगा, उसकी तमाम चीज़ों को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ नॉर्मली हम उसको नहीं कर पाएँगे। तो अगर आप अ, कोई भी एप्लीकेशन आप बिल्ड करते हो रिएक्ट की मदद से, तो वो जो है आपका अब जो रिएक्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट डेप्रिकेट हो चुका है। यानी कि अगर अब उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट एक पैकेज की तरह इंस्टॉल करें, तो वो डेप्रिकेट हो चुका है क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें आ नहीं रही, अब अपग्रेडेशन आ नहीं रही उसके अकॉर्डिंग जो है। अब उन्होंने क्या किया है कि अब रिकमेंड करना स्टार्ट कर दिए कि आप उसके फ्रेमवर्क्स जो है ना वो यानी कि यूज़ करें। जैसे कि अगर हम इंस्टॉलेशन पैकेज पर आएँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरह इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर इफ यू वांट टू बिल्ड अ न्यू ऐप और न्यू वेबसाइट फुली विद रिएक्ट वी रिकमेंडेड पिकिंग वन ऑफ द रिएक्ट पावर्ड फ्रेमवर्क पॉपुलर इन द कम्युनिटी। तो आप वो कह रहे हैं कि अब कोई भी पॉपुलर कम्युनिटी के अंदर जो भी फ्रेमवर्क अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना रिएक्ट को ना इंस्टॉल करो, रिकमेंडेड नहीं है। यानी कि आप इंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, इंस्टॉल कर सकते हो आप अगर आप नोड जेएस के साथ मन स्टैक अगर आप वो टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हो जिसमें आपने रिएक्ट करना है, मोंगोडीबी करना है और नेक्स्ट और एक्सप्रेस नेक्स्ट नहीं एक्सप्रेस और नोड जेएस को करना है, तो तब आप यानी कि अपना रिएक्ट इंडिपेंडेंटली जो है इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप मन स्टैक नहीं यूज़ कर रहे, आप सेपरेटली रिएक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर लो ताकि आपके लिए तमाम चीज़ें इजीली अवेलेबल हों। अगर आपने बाद में स्केल अप करना है तो फ्रेमवर्क आपको इजीली ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसके लिए सबसे टॉप ऑफ द लाइन हमारे पास है नेक्स्ट जेएस, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए दोनों के लिए यूज़ होता है। इसके बाद रिमिक्स है, गेट्सबी है, एक्सपो है, ब्लीड तो इसके नीचे जो है हमारे पास उसमें जो रिएक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं, जो मेन फीचर्स हैं वो उन्होंने बताए हैं कि ये आप यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम कोई भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो वो उसमें रिकमेंडेड जो फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे हम वो नेक्स्ट जेएस करेंगे। अगर हमें कोई और फ्रेमवर्क भी स्टडी करना हुआ तो उसमें भी बिल्ट इन हमारे पर रिएक्ट आएगा। तो हम स्टार्ट ले रहे हैं नेक्स्ट जेएस से कि हम एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर बिल्ट इन हमें रिएक्ट का जो है कोड मिलेगा, यानी कि रिएक्ट लाइब्रेरी जो है वो हमें मिलेगी, हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम सेटअप करना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने सिस्टम के अंदर नोड जेएस इंस्टॉल करना होगा। यानी कि आपको रन टाइम इन्वायरमेंट अपना इंस्टॉल करना होगा, जो कि आप यहाँ से कर सकते हो। इजीली डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे आपके पास एक, अगर आप विंडोज़ यूज़र हो तो आपके पास एक इंस्टॉलेशन फाइल आएगी, अगर आप लिनक्स यूज़र हो तो आपके पास बाइनरी फाइल्स आ जाएंगी। मैक में भी आपको दोनों फॉर्म मिलते हैं, आपके पास इंस्टॉलेशन फाइल भी होगी। अगर आप ब्रू वाला पैकेज यूज़ कर रहे हो लिनक्स और ये मैक पे, तो उसमें भी आपको उसके थ्रू भी आप नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कमांड। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप ब्रू पैकेज के थ्रू अपना जो है वो नोड जेएस इंस्टॉल कर सकते हो। तो जब आपके पास इंस्टॉल हो जाए तो आप अपना टर्मिनल ओपन कर सकते हो यहाँ पे।
तो जैसे आप अपना टर्मिनल ओपन करोगे तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपका जो है नोड जेएस इंस्टॉल है कि नहीं है, इनके वो अब अपने इंस्टॉल करने के बाद वो एक्चुअली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए आपने कमांड रन करनी है नोड हाइफन वी। तो जैसे आप वो कमांड रन करोगे आपके पास यहाँ पे एक वर्जन नंबर शो होगा जो कि आपको बता रहा होगा 2022/10.0। तो ये आपके पास जो है एक वर्जन नंबर शो होगा जो कि वर्जन नंबर उस टाइम पे आपने इंस्टॉल किया होगा। तो अभी भी आप देख सकते हो 2022 चल रहा है और 10.0 यानी कि ये वर्जन अभी इनके चल रहा है। तो अगर ये आपके पास इंस्टॉल्ड है तो उसकी हेल्प से आप इसको इजीली जो है ना वो अब अपने जितनी भी अपनी जावास की कोडिंग करनी है, कोई भी अपने फ्रेमवर्क यूज करना है जिसमें नोड जेएस का रन टाइम इन्वायरमेंट यूज हो रहा होगा, तो वो आप इजीली यूज कर पाओगे, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो अब हमें ये समझना है कि हम इसका पैक जो है हम इसमें सेटअप कैसे करेंगे, रिएक्ट का फोल्डर कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट जेएस कैसे ऐड करेंगे, तो ये चीजें कैसे हम करने वाले हैं। तो उसके लिए अगर आप देखो कि आपको सबसे पहले अपने टर्मिनल के बारे में स्टडी करना है कि आपका जो टर्मिनल है वो है क्या चीज़। तो जैसे कि अगर आप विंडोज यूजर हो तो आपके पास जो है बाय डिफॉल्ट एक सीएमडी होगा, कमांड जिसको बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और अगर आप लिनक्स यूजर हो तो वहां पे आपके पास टर्मिनल होगा, मैक पे भी टर्मिनल होगा। तो टर्मिनल बेसिकली क्या होता है, एक आपके पास सीएलआई होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से थोड़ा सा सेपरेट होता है, लेकिन वर्किंग दोनों की सेम होती है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आपको ग्राफिकली चीजें दिखाई दे रही होती हैं, आप वहां पे मूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड। लेकिन सीएलआई क्या काम करता है, सीएलआई के अंदर आप कमांड के थ्रू अपनी मूवमेंट अपनी बताते हो कि भी हम अपने किस फोल्डर में जाना है, कौन सी फाइल क्रिएट करनी है, कौन सा अपने पैकेज इंस्टॉल करना है, कौन सी फाइल को डिलीट करनी है, कौन से डायरेक्टरी में जाना है, अपनी कौन सी डायरेक्टरी के राइट्स आपको चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप कमांड के थ्रू रन करते हो। तो यहाँ पे आपके पास एक डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, हर सिस्टम का एक डिफ़ॉल्ट पाथ होता है, यानी कि अगर आप विंडो यूज़र की बात करें तो उसका डिफ़ॉल्ट पाथ जो होता है वो सी ड्राइव होता है आपका। और अगर आपका मैक की बात करें तो अगर आपका पार्टीशन अवेलेबल होगी तो आपका वो पाथ होगा। उसके अलावा जो आपके पास एक यूज़र पाथ होता है, यानी कि यूज़र पाथ बेसिकली क्या काम करता है, जो भी यूज़र ने उस सिस्टम को लॉगिन किया, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉगिन किया, चाहे वो आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू लॉगिन करो, चाहे आप कमांड लाइन सिस्टम के थ्रू लॉगिन करो। यानी कि जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करते हो तो जब आपके पास वेलकम स्क्रीन आती है उसके बाद आप लॉगिन करते हो वहाँ पे, यानी कि वेलकम स्क्रीन के बाद आप कभी कभार आपने पासवर्ड भी सेव किया होता है या आपने नेम भी रखा होता है अपने कंप्यूटर का, कभी आपका ये नेम है तो वो बेसिकली आपने यूज़र क्रिएट किया होता है। अब जब वो यूज़र आपने क्रिएट किया वहाँ पे तो वो एक टाइप का आपका लॉगिन बन चुका है। तो जब भी आपका सिस्टम लॉगिन होगा तो वो अगर तो वहाँ पे दो यूज़र अवेलेबल होंगे तो आपसे वेलकम स्क्रीन पे डिपेंड करेगा भी कौन से यूज़र से आपने लॉगिन करना है। अदरवाइज अगर वो एक ही यूज़र होगा तो वो जो आपका प्राइमरी यूज़र होगा उसके थ्रू वो लॉगिन हो जाएगा और वहां पे उसका पाथ वो शो करेगा। जैसे यहाँ पे आपको यानी कि मेरा पाथ शो हो रहा है कि ये बेसिकली आपके मेन डायरेक्टरी है जहां पे आपने कोई भी चीज़ करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जैसे कि डेमो के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट किया, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये मेरे पास कहाँ पे अवेलेबल है उसके लिए मुझे क्या करना होगा, गो पे अपनी क्लिक करना होगा और मैं होम पर जाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मेरा वो फ़ोल्डर है जो कि मेरे नाम से है, जो कि मेरे पास यहाँ पे टर्मिनल पे भी शो हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डेमो नाम की एक फ़ोल्डर बन चुका है, यानी कि टर्मिनल के ऊपर हम उसको डायरेक्टरी बोलते हैं और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस जिन्होंने यूज़ किया होगा तो वो ज़्यादातर इसको फ़ोल्डर बोलते होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बाय विंडोज़ ने जो स्टार्ट किया था वहाँ पे उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम दिया था वो फ़ोल्डर्स का दिया था। तो ये आपका यानी कि यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है, यानी कि जो भी आप कमांड रन करोगे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पाथ रहेगा वो आपका यानी कि आपका यूज़र का नेम रहेगा। जैसे वैसे ही आपका विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे सी ड्राइव के अंदर आपका लोकेशन होगा जहाँ पे आपका यूज़र क्रिएट हुआ होगा। तो जो भी आप चीज़ें कमांड रन करोगे, जो भी फाइल्स एंड फ़ोल्डर क्रिएट हो रहे होंगे उस टाइम पे, वो सारी की सारी जो आपकी जो रूट फ़ोल्डर है उसके अंदर काम हो रहा होगा। अगर आप चाहते हो कि आपने किसी और फ़ोल्डर में जाके वर्किंग करनी है तो उसके लिए आपको अपना रूट जो है वो चेंज करना होगा।
तो अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ अपनी कोडिंग की, वो मेरे पास वर्क स्पेस नाम के फोल्डर के अंदर है, जहाँ पे मैं अपनी तमाम प्रोजेक्ट्स वगैरह सेटअप करता हूँ। तो उसके लिए आपको बेसिक जो है वो टर्मिनल की कमांड्स को यूज़ करना आना चाहिए, जिसमें है सबसे पहले चेंज डायरेक्टरी। और इससे पहले आपने ये चेक करना कि आप कि जिस डायरेक्टरी में अवेलेबल उसमें सब डायरेक्टरीज कौन सी, क्योंकि हर एक डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी अवेलेबल होती है। जिसकी नहीं होगी तो वहां पे वो डेडलॉक होगा, वहां से आपको वापस आना पड़ेगा या आप वहां पे क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं ls टाइप करता हूँ तो विंडोज के ऊपर आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। विंडोज के ऊपर आपको मिलेगा dir, जो कि मैक और लिनक्स पे नहीं काम करता। मैक पे आपको जो है ls मिलता है, लिनक्स पे भी ls मिलेगा। तो ऐसे ही विंडोज़ के ऊपर dir मिलेगा, तो वहाँ पे आपको तमाम डायरेक्टरी शो होंगी। तो ये बेसिकली हमारी डायरेक्टरीज हैं, यानी कि इसमें मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इससे फर्दर पीछे जाना चाहता हूँ तो मैं cd लिखूंगा, चेंज डायरेक्टरी। ये विंडोज़ मैक लिनक्स सब पे सेम है, और डबल डॉट प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे मैं ये यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ यूजर्स में। और यहाँ से मैं अब इससे बाहर मैं नहीं जा सकता, यानी कि इससे ज़्यादा बैकग्राउंड पे मैं नहीं जा सकता। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा मैकिन्टॉश है, जो कि मेरी हार्ड ड्राइव की लोकेशन है और नेटवर्क की लोकेशन है। अगर मैं हार्ड ड्राइव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास यूजर्स का फोल्डर है, और उसके अलावा एप्लीकेशन, लाइब्रेरी और सिस्टम के फोल्डर हैं। यूजर के फोल्डर के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे जो मेरा सिंगल यूजर मैंने क्रिएट किया वो है। अगर यहाँ पे मैं ls करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेशन, यूजर, कोर, होम, बिन। ये बहुत, यानी कि जो डिफॉल्ट लोकेशन वाले फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे cd यूजर्स करूंगा तो मेरा यूजर्स पे मैं मूव कर चुका हूँ। cd के बाद मैं अपना जो यूजर मैंने क्रिएट किया हुआ उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा। अब मैं अगर ls करता हूँ तो अब आपको वो तमाम फोल्डर्स मिल जाएंगे जो कि मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल थे। तो जो ये मेरा डिफ़ॉल्ट राउट है, जब भी मैं लॉगिन करूँगा अपने सिस्टम के अंदर, तो मेरा टर्मिनल होगा वो भी इसी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पर आएगा। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में तो हमारे पास एक प्रॉपर डेस्कटॉप शो होता है, लेकिन ये भी, इसकी भी लोकेशन यही सेम होती है, जहाँ पे आपको आपके एक्सेस मिलता है एप्लीकेशन का, सारी चीज़ों का। तो ये समझ लो कि ये आपका, ये तमाम जो है ये एक इंटरफेस लोकेशन इसकी भी सेम होती है। अब अगर हम यहाँ पे मूव करते हैं cd, चले हम मूव नहीं करते हैं, हम यहीं पे फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कमांड लिखनी है एक npx, जो कि नोड पैकेज एग्जीक्यूशन कमांड है, यानी कि जो कि हम यूज करते हैं। एक होती है npm, नोड पैकेज मैनेजर। तो ये बेसिकली मैनेजर की कमांड है, ये एग्जीक्यूशन की कमांड है। एग्जीक्यूशन क्या काम करता है, आपकी बाइनरी फाइल जो है ना नेट से डाउनलोड करके आपको देगा। और मैनेजर जो कमांड है वो आपकी लोकल फाइल्स को, पैकेज मैनेजर वर्जन को कलेक्ट करने के बाद फिर आपको डाउनलोड करके देगा। तो अब हम एग्जीक्यूशन यूज कर रहे हैं। इसके बाद आपने देना स्पेस, क्योंकि एक पैरामीटर पास करने के बाद, ये समझ लो कि एक कमांड टाइप करने के बाद अगर आप उसके साथ एक और एट्रीब्यूट जोड़ना चाहते हो तो स्पेस देना पड़ता है। तो हम यहाँ पे स्पेस देंगे। अब हम एक पैकेज यूज कर रहे हैं क्रिएट नाम का। तो ये बेसिकली पैकेज यूज होता है मोस्टली एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि अगर हमने कुछ भी टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए एक सिंगल पैकेज क्रिएट किया गया था, ताकि सबको इजीली कमांड मिल जाए इसकी। अगर आप कोई भी वाइट की करना चाहते हो, कुछ भी आप नेक्स्ट ईयर के फ्रेमवर्क की करना चाहते हो, तो सब में सेम कमांड यूज होगी। बस आपने क्या करना, क्रिएट के बाद हाइफन लगाना और उस फ्रेमवर्क का नाम लिखना है। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट यूज कर रहे हैं, अगर हम नेस्ट यूज कर रहे होते हैं तो नेस्ट करते हैं, और अगर हम वाइट यूज कर रहे होते हैं तो वाइट करते हैं। तो इस तरह जितने भी हमारे पास हैं फ्रेमवर्क, उनकी सबकी सेम, यानी कि पैकेज है क्रिएट, यानी कि ये सेम पैकेज जो है हमारे पास जो है फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। इसके बाद हमने इसे हाइफन देना है ऐप। अब हम स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद अब हमने प्रोजेक्ट का नाम देना है। तो या तो हम नाम दे सकते हैं या हम इसको डायरेक्टली इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको इंटर प्रेस करेंगे तो आपसे वो पूछ रहा है। ओके, तो ये बेसिकली हमारे पास जो एरर आ रहा है, ये परमिशंस का एरर आ रहा है, क्योंकि हम रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं तो यहाँ पे हमें परमिशन चाहिए होती है। तो जो मैक यूज़र हैं या लिनक्स यूज़र हैं वो अपनी कमांड के साथ सूडो टाइप कर सकते हैं। जो विंडो यूज़र हैं उन्होंने सूडो टाइप नहीं करना, वो बेसिकली अपना टर्मिनल जो है, अगर उनके पास इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो अपना जो CMD है वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे।
तब उनकी कमांड जो है इजीली रन हो जाएगी। तो हम अपनी कमांड दोबारा टाइप करते हैं, क्रिएट नेक्स्ट ऐप। अब हमसे पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो जैसे हम पासवर्ड हम टाइप करेंगे, अब वो हमसे पूछ रहे हैं ओके टू प्रोसीड, यस, वाई टाइप करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास आ रहा है व्हाट इज योर प्रोजेक्ट नेम। तो प्रोजेक्ट नेम रखने की कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास, कि आपने उसको स्मॉल लेटर में रखना है, उसके साथ साथ उसके नेम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपने फॉलो लाजमी करनी है। अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करोगे तो आपका कोड में एरर आएगा, आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा सही तरह, कंपाइलर को नहीं पता चलेगा आप कहाँ रन कर रहे हो, कौन सी फाइल्स हैं, क्योंकि कंप्यूटर को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स के अंदर ही इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। तो ये आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आता है वो माई ऐप हाइफन ऐप है। तो इस अगर आप यही रखना चाहते हो तो जस्ट इंटर प्रेस कर दो। अगर आप चेंज करना चाहते हो यहाँ पे आप टाइप करोगे, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ डेमो हाइफन ऐप, तो ये मैंने रखा और इसके साथ मैंने हाइफन नेक्स्ट कर दिया। आप जितना चाहो कर सकते हो। अब स्पेस देने के बजाय मैंने उस जगह पे हाइफन टाइप किया, अंडरस्कोर नहीं हाइफन टाइप किया है। अंडरस्कोर जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो आप शिफ्ट प्रेस करके वो बेसिकली इस तरह दिखता है, यानी कि इसको बोला जाता है अंडरस्कोर, और ये जो सेंटर में होता है इसको बोला जाता है हाइफन। ये आपने टाइप करना है। तो जैसे आप इंटर प्रेस करोगे, अब आपसे कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि भी आप नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन तो बनाना चाह रहे हो, तो उसमें कुछ टेम्पलेट्स होती हैं, कुछ जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आप यूज़ कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होती है, उसके साथ उसकी सिस्टर लैंग्वेज है टाइपस्क्रिप्ट। अगर आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हो तो उसका फीचर अवेलेबल है। आप अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं आपके पास येस और नो करने के। जो ब्लू होगा या हाईलाइटेड होगा, अगर आपके पास टर्मिनल को डिफरेंट कलर यूज हो रहा है, तो जो डिफरेंट कलर होगा वो समझ लें हाईलाइट है। आप अपने कीबोर्ड की एरोज कीज की मदद से, यानी कि लेफ्ट और राइट की मदद से इसको मूव कर सकते हो। तो हम करना चाहते हैं नो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम यूज करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट अभी हम नहीं यूज करेंगे, वो हम बाद में किसी और वीडियो में यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे नो करके इंटर प्रेस करेंगे। अब हमें पूछ रहा है कि ESLint। ESLint बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपके कोड के अंदर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप कोड लिख रहे हो तो उसके कुछ लिंटर रूल्स होते हैं स्पेसिफिक, कि आपको एम्प्टी वेरिएबल्स बनाते हो कुछ एरर देता है आपको। फंक्शन अगर आप रन कर रहे हो तो उसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट प्रॉपर गाइडेंस के बारे में बताता है। अगर आप उसके कुछ फंक्शन आपने क्रिएट किए हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं किया, तो उसके लिए आपको हेल्प आउट करता है कि आपका कोड जो है एग्जीक्यूट सही से नहीं करने देगा। आपको बताएगा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप रिमूव कर दो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो इस तरह के डिफरेंट रूल्स होते हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका कोड जो है बेहतर होगा। तो हम यस करने वाले हैं ताकि इन रूल्स को यूज़ कर पाएँ। अब इसके अंदर हमारे पास एक और CSS की लाइब्रेरी यूज़ हो रही है जिसको हम कहते हैं टेलविंड CSS। तो ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है। अगर हम प्लेन CSS नहीं यूज़ करना चाहते हैं, हम जैसे एक फ्रेमवर्क यूज़ करना चाहते हैं CSS का, तो वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको नहीं यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसको नो कर देंगे, क्योंकि हम बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो है हम इसको कर सकते हैं। ताकि अभी हम बेसिक जो है ना CSS की अंडरस्टैंडिंग कर लें कि भाई CSS अगर हम लिख रहे हैं तो कैसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। सोर्स डायरेक्टरी जो है आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते, इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। अगर आप कुछ लार्ज स्केल एप्लीकेशन बना रहे हो तब आपको सोर्स यानी कि SRC डायरेक्टरी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप अपना कोड जो है एक ही जगह मैनेज कर पाओ। तो अभी के लिए हम उसको नो करेंगे ताकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कोड आए, क्योंकि हम जस्ट एक सिंपल सी एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो नो कर रहे हैं इसको। ऐप राउटर जो है वो रिकमेंडेड है, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल वेबसाइट के अंदर भी हमारा ऐप राउटर यूज़ होता है। तो ये हमारे पास एक प्राइम फीचर है नेक्स्ट जेएस के अंदर, तो हमें इसको लाजमी यूज़ करना है क्योंकि ये रिकमेंडेड है। तो इसके लिए हम यस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हो चुकी है, टर्बो पैक। टर्बो पैक बेसिकली आपका एक लेटेस्ट कंपाइलर है इसका, नेक्स्ट जेएस का। अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप नहीं यूज़ कर सकते, प्रीवियस वर्जन यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो फिलहाल हम इसको यूज़ करेंगे टर्बो पैक को। और जो हमारा इंपोर्ट एलियस है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो है एट एट द रेट पे सेट है, तो हम इसको एट द रेट पे सेट रखेंगे। ये बेसिकली हमारी जो रूट डायरेक्टरी होती है उसको एक्सेस करने के लिए हमें हेल्प करता है। तो इसके लिए ये हमें बताता है कि अगर आप डॉट डॉट स्लैश अगर नहीं लगाना चाहते तो आप एट द रेट यूज़ कर लो, तो आप डायरेक्टली जो है रूट डायरेक्टरी एक्सेस कर पाओगे। तो इसको हम
चेंज नहीं करना चाहते, वो कह रहा है वुड यू लाइक टू कस्टमाइज, तो हम इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इसको यू जो है वो नो पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा जो है टेम्पलेट जो हमने डिफ़ाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे तमाम पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएँगे, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएँगे, वो कॉन्फ़िगर होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसमें थोड़ा-सा टाइम लगेगा आपको, यानी कि 1-2 मिनट का टाइम लगता है। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो ये आप पे डिपेंड, आपके लैपटॉप और इंटरनेट पे डिपेंड करता है। तो अभी उसने कुछ हमें वार्निंग्स दी हैं। ये बेसिकली क्या है, डेप्रिकेटेड पैकेजेस के बारे में बता रहा है कि इन फ्लाइट जो है वो पैकेज डेप्रिकेट हो चुका है, ह्यूमनाइट हू कोड्स ये भी डेप्रिकेट हो चुका है। तो इसको ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली वो पैकेज यूज़ कर रहे होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसके अंदर कुछ पैकेजेस को वो बता रहा होता है कि ये पैकेज अब हम डेप्रिकेट करने वाले हैं, तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे, तो आप इनको ज़्यादा यूज़ ना करें। तो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली जो है वो क्रिएट हो चुकी है। उसने हमें बता दिया है जो हमारे पास एरर्स हैं, वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो 0 हैं, और इनिशियलाइज़ गिट रिपॉज़िटरी भी उसने कर दी है, यानी कि उसने लोकल रिपॉज़िटरी भी बना दी है। आपने जस्ट उसको गिटहब पे शेयर करना है, या किसी और सर्विस पे अगर आप शेयर करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो उसने बताया है सक्सेसफुली क्रिएटेड है, आपका डेमो ऐप नेक्स्ट जो है वो इस लोकेशन के ऊपर आपके पास अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी हम यूज़र और इस डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है, तो उसी के अंदर उसने बना के दिया हमें। अगर आप कुछ और लोकेशन सेलेक्ट करते हो तो वहां पे बनता। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ बना रहे हो। अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये किया है। अदरवाइज अगर आप डी ड्राइव में बना रहे हो, किसी और फोल्डर बनाना चाह रहे हो, तो आपको वहां पे मूव करना होगा सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि आप टर्मिनल ओपन करोगे, जस्ट कमांड लिखोगे, ऑटोमेटिकली कंप्यूटर जो उस जगह मूव कर देगा। उसके लिए आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि टर्मिनल वर्क कैसे करता है, उसके अंदर हमने मूव करना है। ये समझ लो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड फेस है, यानी कि क्योंकि पहले तो जीयूआई आने से पहले तो टर्मिनल ही यूज होता था, तो अब ये यानी कि ज़्यादा यूजेबल नहीं नहीं रहा मोस्टली यूजर्स के लिए, क्योंकि प्रोग्रामर ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं या किसी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली जो नॉर्मल यूज़र हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस तो हमें इस टर्मिनल को भी समझना ज़रूरी है। अब हमारा ये प्रोजेक्ट बन चुका है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने फ़ोल्डर के अंदर मूव करना है, क्योंकि लोकेशन चेंज नहीं हुई है। हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो फ़ोल्डर बना है, हमने बताया उसको ये डेमो नेक्स्ट फ़ोल्डर है। अगर हम एलएस करें या dir करेंगे विंडोज़ के ऊपर, तो आपको ये इस नाम का फ़ोल्डर मिलेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये आपको लास्ट में डेमो ऐप नेक्स्ट मिल जाएगा। मैं अब इस फ़ोल्डर में मूव करूँगा, डेमो, यानी कि इस फ़ोल्डर के अंदर मूव करना लाज़मी है। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हमने अब इस कोड को एडिट करना है तो सबसे पहले इस फ़ोल्डर में आना होगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास तमाम फाइल्स यहाँ पर आ चुकी हैं, और डेमो ऐप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास इस पाथ के बाद ये फ़ोल्डर भी शो हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि हम इस फ़ोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब आपके पास 2 मेथड हैं। अगर आप वीएस कोड में इस फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना होगा, अपने वीएस कोड के अंदर इसको ओपन कर सकते हो। यानी कि सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड जो है आपका, वो यहाँ से प्रीवियस अगर फोल्डर कोई ओपन है तो उसको क्लोज कर सकते हो। यहाँ से आप ओपन फोल्डर पे भी क्लिक कर सकते हो, और उस लोकेशन पे मैनुअली जा सकते हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास फोल्डर आ रहा है। तो यहाँ से आप ये ओपन कर सकते हो। आप इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। आप अपने फोल्डर को अगर मिल रहा है तो आपको यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। इसके अलावा एक थर्ड मेथड है जो कि डेवलपर्स के लिए ज़्यादा इजी रहता है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक कमांड टाइप कर सकते हो, कोड स्पेस डॉट। जैसे ही इसके लिए आपको फोल्डर के अंदर मूव करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो जैसे आप इस फोल्डर के अंदर मूव करके ये कमांड टाइप करोगे, तो ये कमांड क्या करती है, जो फोल्डर की लोकेशन हम शो करवा रहे हैं यहाँ पे, इस फोल्डर को वीएस कोड में ऑटोमेटिक ओपन कर देगी। तो जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास एक वीएस कोड की विंडो ओपन हुई है। तो उसने मुझे बताया है कि आपका ये फोल्डर यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है। अब आप ये प्रीवियस विंडो क्लोज भी करना चाहो तो क्लोज कर सकते हो।
आप सिंपल एक कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए इसको यूज कर पाओगे। अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास ये जो फोल्डर्स बनकर आए हैं ये बेसिकली फ्रेमवर्क के फोल्डर्स हैं। तो फ्रेमवर्क के अंदर मल्टीपल लाइब्रेरीज यूज की हुई होती हैं, उन्होंने सब चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन उन्होंने की होती है पहले से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये समझना है कि ये फोल्डर्स क्या किस लिए यूज होंगे और कौन कौन सी फाइल किस टाइप के लिए यूज होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो फाइल समझने वाली है वो है पैकेट डॉट जेसन। पैकेट डॉट जेसन बेसिकली आपके नोड मॉड्यूल्स की फाइल है, जो कि आपका नोड का रन टाइम इन्वायरमेंट है। इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर जो भी पैकेजेस इंस्टॉल करोगे आप, जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करोगे, वो आपके यहाँ पे उसका रेफरेंस आ रहा होगा और आपकी प्रोजेक्ट की डिटेल भी यहाँ शो हो रही होगी। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट का जो नेम है, उसका वर्जन है, प्राइवेट है, और स्क्रिप्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे आपके पास आ रही होगी। डिपेंडेंसीज का मतलब जो पैकेजेस आपने इंस्टॉल किए हुए हैं, रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, नेक्स्ट, और डेव डिपेंडेंसीज में हमने ES लिंटर यूज़ किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ रही हैं। पैकेट डॉट लॉक जो है, ये हमारे पास लॉक फाइल है। बेसिकली ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है पैकेट डॉट जेसन से। ये जब भी आप एप्लीकेशन रन कर रहे हो तो ये हमें इसको एडिट नहीं करना होता। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट कन्फिग फाइल है। अगर हमने नेक्स्ट जेएस का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी है, उसके कन्फिग्रेशन हमने चेंज करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये फाइल। अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ें हमारा चेंज करने वाला, हमने कोई एडिशनल चीज़ें ऐड करनी है नेक्स्ट जेएस के अंदर, तो हम यहाँ से वो ऐड करेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास jsconfig.json है। ये बेसिकली आपके कंपाइलर के पाथ है, या फिर आप जो एलियस यूज कर रहे हो उसका फाइल की पाथ है। यानी कि जो भी आपकी फाइल्स कंपाइल हो रही हैं वो इसके अकॉर्डिंग यानी कि होंगी। जो फाइल्स और फोल्डर आप एक्सेस कर रहे हो वो यहाँ पे आपका यानी कि उसका डाटा, यानी कि यहाँ पे आप उसका रेफरेंस दोगे। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा एलियस था हमने सेट किया था @ और इस पे, तो उसका मतलब ये है कि डॉट स्लैश है। तो अगर हमने एक फोल्डर और पीछे जाना होगा तो हम एक डॉट और लगाएंगे। तो उसका इजी वे उन्होंने रख दिया कि आप इसको एलियस से यूज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से रूट से आप स्टार्ट करोगे तो आपको बैकवर्ड जाने की जरूरत नहीं है, आप बैक से आगे आ सकते हो। गिट इग्नोर बेसिकली हमारे पास जो उसने हमें रिपोजिटरी इनिशियलाइज करके दी थी, ये बेसिकली उसकी फाइल है। ES लिंटर जो हमारे पास रूल है ES लिंटर के, ये वो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं। ये बेसिकली हमारा पब्लिक फोल्डर है, जो कि हमने जो हमारी एप्लीकेशन कंपाइल्ड होगी, यानी कि जो हमारा कोड हमारा बेबल कंपाइलर जो कंपाइल करके देगा, उसकी फाइल यहाँ पर आएंगी। और इसके अलावा जो हमारे पास ऐप नाम का फोल्डर है, जहाँ पे हमारे पास तमाम वो फाइल्स हैं जो हम एडिट करेंगे अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए। इसमें हमारे पास पेजेस अवेलेबल हैं, CSS अवेलेबल है, और आइकन्स भी अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल। बाय डिफॉल्ट जो है आपको कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर कोड लिखा हुआ मिलेगा, आपने उसको एडिट करना है। और कुछ कोड जो है उसका टेम्पलेट के तौर पे यूज़ करना है, जैसे layout.js है। ये बेसिकली आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर हमने वेबसाइट का जो टाइटल चेंज करना है तो हमें यहाँ पे मिलेगा। डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, उसके अंदर फ़ॉन्ट्स ऐड करने हैं, CSS की फाइल बतानी है कि कौन कौन सी यूज़ होंगी, रेफरेंस फाइल हमने ऐड करनी है, तो हम लेआउट के अंदर बता सकते हैं। हम हर पेज का मल्टीपल लेआउट भी बना सकते हैं, तो ये ज़रूरी है। तो ये बेसिकली हम एक सिंगल पेज बनाने वाले हैं एप्लीकेशन। और रिएक्ट जो बनाई गई थी वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ हुई थी। तो हमारे पास रिएक्ट JS के अंदर जो भी वेबसाइट बनेगी वो सिंगल पेज ही बनेगी, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस नहीं होते, वो सारी सिंगल पेजेस ही होती हैं। यानी कि कंपाइल होने के बाद वो एक सिंगल पेज के अंदर ही कंपाइल होती है, वो एक मल्टीपल पेज वाली फाइल नहीं बनती। हम उसको कोडिंग के एंड पे तो पेजेस के नाम दे रहे होते हैं, लेकिन कंपाइल होने के बाद वो सारे पेजेस एक ही जगह जा रहे होते हैं। वो फिर सर्वर के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट जो जो चीज़ें हम करते हैं वैसे वैसे वो कंपाइलर जो है कंपाइल करके हमें कोड देता रहता है। तो ये इसका रिएक्ट का जो मेन फीचर था यही था कि आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हो। जैसे हम HTML के अंदर मल्टीपल फाइल्स बनाते थे कि अगर हमने होम पेज बनाना है तो होम पेज डॉट HTML फाइल बनाते थे, अगर हमने अबाउट पेज बनाना है तो उसका कोड सेपरेट फाइल बनाने के बाद ही कर सकते थे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस देते हैं। रेफरेंस देने के बाद क्या होता है, वो उसी फाइल के अंदर जब हम क्लिक करेंगे या लिंक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, कंपोनेंट अपडेट हो जाएंगे। तो ये इस तरह इनके काम करता है। यानी कि इसके अंदर जो है वर्चुअल डॉम होता है, जो भी चीज़ें डॉम के अंदर चेंज होंगी वो ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करके एक नया डॉम आपको क्रिएट करके दे देगा। तो ये बेसिकली आपका काम है। और अब अगर हम कोड देखें तो पे अपने सबसे पहले जो आना है page.js पर आना है। तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट कोड लिखा हुआ नजर आएगा। अगर हम इस एप्लीकेशन को आउटपुट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक कमांड रन करनी है, जो कि है npm run dev। तो ये बेसिकली आपकी स्क्रिप्ट कमांड है जो कि आपको यहाँ पे मिलेगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो जो आप कमांड यूज कर सकते हो उसमें है डेव है, बिल्ड है, स्टार्ट है और लिंट है। तो ये बेसिकली आपकी कमांड्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो। मोस्टली जो है हम यूज करते हैं वो डेव वाली यूज करते हैं जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। जब हम उसको बिल्ड करते हैं, यानी कि अगर हमने डिप्लॉय करना है कहीं पे तो हम बिल्ड करेंगे। नॉर्मली अगर हमने स्टार्ट करना है तो आप स्टार्ट कमांड यूज कर सकते हो, जो कि आपका बिल्ड वाला जो फोल्डर आपको जो बिल्ड फाइल बना के देगा उसको स्टार्ट करेगा। लिंटर बेसिकली आपके जो लिंटर जो रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो, यानी कि क्वालिटी चेक करके फिर आपके एप्लीकेशन को रन करके दिखाएगा। तो ये बेसिकली डिफरेंट स्क्रिप्टिंग कमांड्स हैं जो कि इसके अंदर बाय डिफॉल्ट लिखी हुई आती है, आपने उसको चेंज नहीं करना होता। अब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एडिशनल चीज ये है कि अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हो या कोई भी चीज यूज कर रहे हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, राइट्स का प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए हमें एडिशनल एक कमांड यूज करनी पड़ती है सुडो की। तो विंडोज यूजर नहीं यूज करेंगे, विंडोज के पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगा, लिनक्स और मैक यूजर के पास ये प्रॉब्लम आता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर होती है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। तो ये हमारी एप्लीकेशन जो है रन हो चुकी है और ये कैशे फाइल बेसिकली बन रही है यहाँ पे, जो कि हमारा हेल्प करता है। अगर हम यहाँ पे क्रोम टाइप करें, तो मैं ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे आपने नोट करना है कि आपके पास यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट हुआ, लोकल सर्वर, जिसका पाथ है ये http localhost 3000। ये बेसिकली वो सर्वर है जो कि आपकी एप्लीकेशन को रन करेगा आपके लैपटॉप के अंदर। ये इस लिंक को कॉपी करते हुए भी कर सकते हो आप, अदरवाइज आप इसको क्लिक करके भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लोकल होस्ट कॉलन 3000। जैसे मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज ओपन होगा, जो कि यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट जो कोड लिखा हुआ हमारे पास फ्रेमवर्क के अंदर आया है, जिसको बॉयलर प्लेट भी बोलते हैं, वो शो हो रहा है। अगर हम इसके अंदर अपनी मर्जी से चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करेंगे, हम पे डॉट जेएस के अंदर आएंगे और यहाँ पे इस कोड को डिलीट कर देंगे और रिटर्न के अंदर हम एक लिखेंगे h1 टैग। तो हमें सेम वैसे h1 टैग लिखना, हेलो आई एम नेक्स्ट ईयर्स फ्रेमवर्क यूजिंग रिएक्ट जेएस लाइब्रेरी। तो ये जैसे हम सेव करेंगे तो अब ये देख सकते हो रूट डायरेक्टरी के अंदर ऐड करने का प्रॉब्लम ये होता है कि आपको परमिशन चाहिए होती है, तो अब हमसे ये पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा। तो जो जो चीज़ें सेव करेंगे तो उसके लिए पासवर्ड हमें टाइप करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे आप देखें तो ये जो हमारा कोड था वो चेंज हो चुका है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आ चुका है। और अगर हम सीएसएस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक ग्लोबल सीएसएस की फाइल है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस इम्प्लीमेंट की गई है। अगर हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करें तो मैं यहाँ पे इसको रेड कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये भी अब मुझसे दोबारा फाइल के पासवर्ड ब्राउज़र में आते हैं तो वो बैकग्राउंड कलर ब्लैक होने के बजाय रेड हो चुका है। तो यहाँ पे हम इस तरह चेंजिंग भी कर सकते हैं और हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अगर ये हमारे ज़रूरत का नहीं होगा तो हम अपना भी कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे पास मॉड्यूल लेवल के लिए भी सी एस एस अवेलेबल होती है। ये बेसिकली क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है, तो जब हम कंपोनेंट्स बनाते हैं तो वहाँ पे सीएसएस क्या होती है, कन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम हर छोटे छोटे कंपोनेंट के अंदर सेम डिव टैग और सेम क्लासेस यूज कर रहे होते हैं। तो उसके लिए कन्फ्लिक्ट ना हो तो हम यहाँ पे जो इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऐड करेंगे डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस की। ये बेसिकली जिस सी एस एस फाइल पेज के अंदर हम इसको लिंक करेंगे ये उसी के अंदर ही यूज होगा। इससे क्या होगा, हमारी जो सी एस एस है वो कन्फ्लिक्ट नहीं करेगी, प्रॉपर्टीज कन्फ्लिक्ट नहीं होगी, हमें हर बार कोई नई क्लास नेम नहीं देना पड़ेगा, हम डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर सेम क्लास नेम भी यूज कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो है आपको फेव आइकन भी मिलेगा। अगर हम लेआउट डॉट जेएस के अंदर नेक्स्ट जेएस के बजाय हम यहाँ पे लिखें डेमो नेक्स्ट जेएस फ्रेमवर्क
सेव करते हैं पासवर्ड। तो ये विंडोज़ के ऊपर तो नहीं आएगा आपको खैर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो अगर हम ब्राउज़र पे देखें तो आप देखोगे यहाँ पे टाइटल भी चेंज हो चुका है, डेमो नेक्स्ट फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क का स्पेलिंग गलत है, चलो नहीं। अच्छा, तो अभी के लिए जो है हम यहाँ पे वीडियो एंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में जो है वो अपना जो ऐप वाला फ़ोल्डर है उसको स्टडी करेंगे और उसमें हम कोड को चेंज करेंगे, लेआउट चेंज करेंगे, कोडिंग करेंगे और स्टाइलिंग को समझेंगे भी हम सीएसएस कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं और अपना एक सिंपल वेबसाइट कैसे बनाने वाले हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे।